मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम 7th क्लास, जैसे मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। चीन के 59 ऐप पर भारत ने बैन क्या लगाया, चीन के बाजार में हड़कंप मच गया। टाइम लोग सब फॉर सब किया करता है, तुम मेरा सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा सब्सक्राइब कर दूंगा, एक वीडियो का तुझे 350 रुपए मिलेंगे। वही 350 मैंने अपना फर्स्ट रिंग लाइट परचेज किया रहा था, उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी पूरी वीडियो। बहुत सारे लोग के साथ तो इस वे में जानते हैं कि आपने कुछ ऐसे इंस्टा अकाउंट्स हैं, ऐसे यूट्यूब अकाउंट्स हैं जो 6-6 महीने में 1-1 लाख पार करा रहे हैं ऑर्गेनिक वे में। मतलब जो मार्केट में आपको लोग जानते हैं, वो मार्केटर अमर SEO का एक क्रेजी बंदा है, इस वे में आपको जानते हैं। तो ऐसी 3 स्ट्रेटेजी दो जिससे कोई भी जना अपने इंस्टाग्राम को बहुत जल्दी मोनेटाइज कर सकता है, ग्रो कर सकता है। That was very low, almost उस टाइम मैंने 4000 पर मंथ चार्ज किया था उस क्लाइंट से। उसके बाद मुझे पता चला उस क्लाइंट के इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, 3,76,000 थे उस टाइम पे। मैं शॉक्ड, भाई इतने कम पैसे मैंने हाँ क्यों बोल दिया, ज़्यादा मिल सकते थे। फिर मैंने अपने एक को फाउंडर को हायर करा जो मेरी हेल्प कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली उसको लाने के बाद जो मेरा यहाँ गया था वो फिर से डाउन आ गया। और वहाँ पे क्या था, बिहार में मेरे कॉस्टिंग कुछ नहीं थी, घर वालों को मनाने में मुझे 1 महीने लगे कि मुझे दिल्ली जाना है। को फाउंडर जब मैं लाया हूँ, मेरी कंपनी डिप हुई है और जैसे उसको हटाता हूँ चीज़ें सही हो गई, क्योंकि इवन मेरी गलती थी वहाँ पर, मैं मानता हूँ। आप ऐसे 1-2 तरीके बताओ जिससे कोई भी बंदा अपना इनिशियल क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकता है। आज हमारे साथ इस चैनल के ओनर हैं अमरदीप भाई। और अमरदीप भाई, वेलकम है आपका आपके पॉडकास्ट में। एक थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग ऑन माय चैनल। एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट करते हैं जिससे आपकी ऑडियंस आपको अच्छे से जान सकती है, आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैं जब आपके साथ पहली बार मिला था तो मेरे को भी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कि आप एक Tier 4 Tier 5 एरिया से आ रहे हो, बिहार से आ रहे हो, देन वहाँ से अपने दम पे सब कुछ एक प्रॉपर सेटअप बना के दिल्ली में आना, दिल्ली में एक प्रॉपर सेटअप बनाना, टीम बनाना, अपने ही दम पे रहना, और उसके बाद फिर मल्टीपल लैक्स में रेवेन्यू करना। कैसे सब कुछ हो पा रहा है, पैसे के अलावा भी कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जानते हैं अमरदीप भाई से। और अमरदीप भाई, आप स्टार्ट करो, जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम 7th क्लास, बट 7th क्लास के टाइम पर मैं वीडियोस बनाया करता था, टिकटॉक था, लाइकी था, उन सब टाइप के ऐप पे। धीरे धीरे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मुझे मन लगने लगा वीडियोस बनाने में। इवन जैसे मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उस टाइम मेरे स्नैक वीडियोस पे कुछ वीडियोस डाले थे मैंने, एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 13,000 फॉलोअर्स एंड मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे। वहाँ से जर्नी वीडियो वाली चल रही थी, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग मैंने सीख ली थी हल्की फुल्की। फिर जैसे स्नैक वीडियोस वगैरह बंद हुआ, मैं टोटली शिफ्ट हो गया यूट्यूब पे। एंड जैसे मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ, मेरे को मौका मिला कुछ लोगों के साथ काम करने का। मेरे क्लासमेट्स ही थे, उनके 40,000 सब्सक्राइबर 50,000 सब्सक्राइबर थे, तो वहाँ से उनसे मेरी बात हुई। तो एक दिन मैंने उस टाइम स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब, एंड उस टाइम लोग सब फॉर सब किया करता है, तुम मेरा सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा सब्सक्राइब कर दूंगा। तो उसके लिए मैं फॉरेन क्रिएटर्स को पकड़ता था, क्योंकि इंडियन क्रिएटर्स के साथ करता था और गिर जाते थे, डम हो जाते थे। इवन उस टाइम यूट्यूब पे बहुत चलता था, भाई सब फॉर सब करके 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो, वॉच टाइम हो ही जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो पैसा कमाना था, इसलिए यूट्यूब पे स्टार्ट किया, सब फॉर सब करना स्टार्ट करा। बट एक्चुअल में वो चीज़ें हुई नहीं। मैंने 1 साल काम किया, 800 सब्सक्राइबर करे, एंड ड्यू टू सम रीजंस मेरा चैनल हैक हो गया। आई वॉज ब्लैंक कि भाई क्या करूँ, 1 साल मेहनत करी है। उसके बाद मैंने यूट्यूब ऑलमोस्ट तो नहीं करा, बट जो फ्रेंड्स थे मेरे, उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई मैं यूट्यूब का फुल टाइम करना चाहता हूँ, पर मेरे को एक पर्सन चाहिए जो मेरे को हेल्प कर सके यूट्यूब में। तब आपका पैसा बनने लग गया था, आपने पहला पैसा बना लिया था? पहला पैसा मैंने बनाया था एक पेड प्रमोशन, तो जिसके 40 सब्सक्राइबर थे, उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे पास कंपनी आई है, उसको प्रमोट करना है, एक वीडियो का तुझे 350 रुपये मिलेंगे। वही 350 मैंने अपना फर्स्ट रिंग लाइट परचेज किया रहा था। इवन उस रिंग लाइट के जो इंटरव्यू है, मैं आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा, उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी पूरी वीडियो, क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं था, कैमरा अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो कैमरा ऑन था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी, उसमें मैं बोल रहा हूँ। अभी तक वो वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पे, मेरा एक प्राइवेट चैनल है जिसपे, क्योंकि वो चैनल जो हैक हुआ था ड्यू टू सम रीजंस मेरे पास कुछ टाइम के लिए वापस आया था, तो उस चैनल से मैंने वीडियोस डाउनलोड कर ली थी कुछ, एंड उसको रीअपलोड करके रखी हुई अभी तक वो वीडियोस। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर उस क्रिएटर के साथ काम करने लगा, फिर उसके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर ग्रो होने लगे। फिर मैंने 2-3 जगह स्टोरीज डालना स्टार्ट किया, इंस्टा पे डाला, यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब पे तो नहीं मतलब फेसबुक पे डाला, व्हाट्सअप पे डाला। तो वहाँ से कुछ और लोग कनेक्ट्स में बाहर निकले, दोस्तों के दोस्त निकले कि जिसको यूट्यूब करना था, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। एज ए नॉर्मल कर रहा था कि भाई मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरे को पैसे कमाने थे, सिंपल सी बात है। बट फिर धीरे धीरे करते करते एक मन लगा भाई क्या ही कर रहा हूँ,
फिर से खुद का स्टार्ट करते हैं। देन मैंने खुद का अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जॉइन करी थी। फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद हमने 150 स्टूडेंट्स को एनरोल करा, उनको पर्सनली ट्रेन करी, सारी चीज़ करी, अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करी। वहाँ से फिर मैंने बिजनेस के बारे में जाना कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। बट मेरे को फिर थोड़े टाइम के बाद लगा कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। मैं उतना टाइम यदि एफिलिएट मार्केटिंग में दे रहा था तो मेरे को, जैसे 150 स्टूडेंट्स थे, सबको पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम आ रही मुझे समझाना पड़ेगा, तो मेरे को लगा ये स्केलेबल नहीं है मेरे लिए। देन हमने पूरा प्रॉपर एजेंसी पे काम करना स्टार्ट करा। इवन यदि मैं आपको फुटेज वगैरह दिखाऊंगा, हमने जब स्टार्ट करा था, आई एम नथिंग। इवन मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आप पहचान ही नहीं पा रहे थे कि मैं हूँ वो। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर एजेंसी स्टार्ट हुई। फिर ऐसे ही मैंने जो एड्स रन किए थे एफिलिएट मार्केटिंग के टाइम पर, वहाँ से मेरे पास कनेक्ट्स बहुत हो गए थे। 2000 2,500 में कॉन्टैक्ट्स हो गए थे, विदाउट एनी फैमिली का उसमें कोई नाम नहीं है। सारे अननोन पर्सन, जिससे मेरी 1 से 2 बार कॉल पे बात हुई होगी, वो भी मैंने पिच किया होगा, भाई ये कोर्स है, लोगे, इससे अर्निंग कर लोगे, इस तरह से बात हुई थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। जैसे मैं आपको जानता हूँ या मार्केट में काफ़ी जने आपको जानते हैं, हुँ, तो इस वे में जानते हैं कि आपने कुछ ऐसे इंस्टा अकाउंट्स हैं, ऐसे यूट्यूब अकाउंट्स हैं हुँ, जो 6-6 महीने में 1-1 लाख पार करा रखे हैं राइट, ऑर्गेनिक वे में। राइट, राइट, मतलब जो मार्केट में आपको लोग जानते हैं, वो मार्केटर अमर, राइट, एसईओ का एक क्रेजी बंदा है, इस वे में आपको जानते हैं। राइट। तो नहीं, वो वही जो चीज़ है, जैसे एजेंसी रिजल्ट्स मैंने हैं। स्टार्ट करी ना, तो उस टाइम पे मैं, एक बंदी थी, उसको किड्स वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक था, वो एनिमेटर थी बेसिकली। तो वहाँ से उसने मेरे को रीच आउट करा था कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना है। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट यूट्यूब क्लाइंट, जो बाहर से खुद से मेरे को रीच आउट किया। तो वहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया, एंड विदिन 3 मंथ्स हमने उस चैनल को मोनेटाइज़ करा। आपका कितना अमाउंट बना उसमें, आपने कितना में? दैट वाज़ वेरी लो, ऑलमोस्ट उस टाइम मैंने 4000 पर मंथ चार्ज किया था उस क्लाइंट से, जिसमें थंबनेल भी मैं कर रहा था, एसईओ भी मैं कर रहा था, बस वो एडिटिंग करके मेरे को भेज रही थी, और सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो उस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जैसे वो रिजल्ट आए, 3 महीने मैंने चैनल को मोनेटाइज़ कर दिया। एक बंदा था, उसने बोला कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, उसको यूट्यूब ग्रो करना है, उसको पॉडकास्ट चैनल बनाना है। तो फिर मैंने पॉडकास्ट का बोला, मैं कर लूँगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कितने टाइम में ग्रो हो जाएगा? मैंने कहा देखो पहले चैनल वाला को भेजो, मैं देखता हूँ। तो फिर रात को 12 बजे, मुझे याद है 12 बजे मेरी बात हुई उस क्लाइंट से। उस क्लाइंट से डील डन हो गई, सब चीज़ हो गई। उसके बाद मुझे पता चला उस क्लाइंट के इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, 3,76,000 थे उस टाइम पे। मैं शॉक्ड, भाई इतने कम पैसे हैं, मैंने हाँ क्यों बोल दिया, ज़्यादा मिल सकते थे। पर फिर मैंने सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, कम पैसे मिल रहे हैं बट अपना पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उस क्लाइंट को मैं दिखा के बहुत क्लोजिंग कर सकता था। मेरे को उस माइंड में आ गया, तो मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने वर्क करना स्टार्ट करा, एंड विदिन 1 ईयर हमने उसको 3 लाख से प्लस सब्सक्राइबर यूट्यूब पे दिए, टोटली ऑर्गेनिकली, विदाउट रनिंग एनी रुपीज़ ऑन एड्स। तो टोटली हमने ऑर्गेनिक करा। इवन वो इंस्टा पे भी काफ़ी सही चल रही थी। इवन सिंगल मंथ में उन्होंने खुद के इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स गैदर किए थे। जिसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटेंट, इवन कंटेंट में भी, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा उन्होंने काम करा। इवन बहुत से लोग उसको जानते भी होंगे, रिया ऑपरेती उनका नाम है। इवन मैं जानता नहीं, फिर मैंने स्टोरी लगाई, मैं स्टोरी का होगा तो मैं लगा दूँगा। वो स्टोरी मैंने जैसे ही स्टोरी पे लगाई, मेरे सारे दोस्त बोले, "भाई इनके साथ तुम काम कर रहे हो?" मैंने कहा, "भाई कौन बड़ी बात है, कर रहा हूँ काम।" तो वहाँ से, क्योंकि उस टाइम आइडिया नहीं था, मैंने बस उस टाइम क्या था, मैं कोई भी मीटिंग करता था, कुछ भी करता था, उसका स्टोरी में डालता था कि आज इसके साथ मीटिंग हुई, ये हुई, वही, ये चीज़ मैंने बात करी, क्योंकि आदत लग गई थी मीटिंग करने की। डेली इवन 2-2 3-3 मीटिंग्स होती थी उस टाइम, स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता था। तो वो आदत लगी हुई थी, मैंने स्टोरी पे डाला। वहाँ से फिर लोगों ने पूछना, तुम इनके साथ काम करते हो? मेरा भी कर दोगे? वहाँ से फिर जर्नी थोड़ी-सी शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने एक को-फाउंडर को हायर करा, जो मेरी हेल्प कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली उसको लाने के बाद जो मेरा यहाँ गया था, वो फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद फिर मैंने उसको फिर से फायर करा, एंड फिर से काम करना स्टार्ट करा, टीम बिल्ड करी। फिर मैं बिहार में कर रहा था, बट टीम बिल्ड करने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि भाई वहाँ से मेरे को स्किल्ड पर्सन नहीं मिल रहे थे, और जो ऑनलाइन वाले मिल रहे थे, वहाँ के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। और वहाँ पे क्या था, बिहार में मेरे कॉस्टिंग कुछ नहीं थी। मैं 5,000 का एक फ्लैट लेके रह रहा था बाहर, घर के बगल में ही, तो खाना वगैरह घर से हो जाता था, बस रहता था, काम करता था वहाँ पर। तो खर्चे बहुत लिमिटेड थे, तो मैं थोड़े कम-कम चार्ज करता था। फिर मेरे को लगा नहीं, यहाँ से काम नहीं बनेगा, तो मैंने प्लान किया कि भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर मैंने 2-3 और लोगों से बात करी जो इसी फील्ड में थे, एजेंसी बिल्ड कर रहे थे। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला चलो साथ में करते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर हमने प्लान किया कि हम दिल्ली चलेंगे, और घर वालों को मनाने में मुझे 1 महीने लगे कि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि उस टाइम मैं पार्ट 1 कर रहा था पढ़ाई। पढ़ाई करने के बावजूद मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए मैं आ जाऊँगा, बट मेरे को जाना है, यहाँ पे से मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे कर के मैंने फैमिली को मनाया। फैमिली को मनाने के बाद फिर मैं दिल्ली आया।
दिल्ली में सबसे पहले मैं लक्ष्मी नगर में रहा, वहाँ पे इतनी गंदगी, इतने मोटे-मोटे चूहे, मैं वहाँ से छोड़ के भागा, 2 महीने भी अच्छा, नहीं उस हुए थे। फ्लैट में मैं आया हूँ ना। हाँ, आप आए हो उस फ्लैट में इतने मोटे-मोटे चूहे, इतनी गंदगी, मैं वहाँ से 1.5 महीने में भागा हूँ, सिक्योरिटी वगैरह जो दिया था सब छोड़-छाड़ के। फिर मैं गया नोएडा, गौर सिटी मॉल के पास, वहाँ फिर रहना स्टार्ट किया। गौर सिटी मॉल में अपनी ऑफ़िस स्टार्ट करी, वहाँ पे हमने टीम बिल्ड करा, बट फिर अचानक बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, सबकी सैलरीज़ नहीं पे कर पा रहा था। सैलरी छोड़ो यार, रेंट का दिक्कत हो गया था, इतना दिक्कत हो गया था, रेंट भी पे नहीं कर पा रहा था उस टाइम अचानक, क्योंकि जो को-फाउंडर मैंने दोबारा लाया उसके साथ भी ये मैं तो मतलब को-फाउंडर जब मैं लाया हूँ, मेरी कंपनी डिप हुई है और जैसे उसको हटाता हूँ, चीज़ें सही हो गई, क्योंकि इवन मेरी गलती थी वहाँ पे, मैं मानता हूँ कि मैं राइट लोगों को ला नहीं पा रहा था, क्योंकि काम के चलते मैं इतना बिज़ी था, जो बोल देता था चलो करके देखते हैं। ये था कि मैं प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में कि लेट्स पहले वर्क करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, फिर करेंगे। बट उस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर फाइनली उसके बाद कम्युनिटीज़ वगैरह-वगैरह में हमारी बात स्टार्ट हो गई। फिर हम आपसे क्लाइंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई थी। हम एसईओ कर रहे थे, एडिटिंग आप लोग कर रहे थे, तो उस तरीके से फिर और बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस होने लगे। फिर धीरे-धीरे आज यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, जैसे मैंने भी अभी अपना इंस्टा स्टार्ट कर रखा है, हम एआई के अराउंड जा रहे हैं, एजेंसी बिल्डिंग कर रहे हैं या एआई इनेबल्ड चीज़ें कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। ओके, तो दोबारा से मैं कंटेंट में वापस आया। ओके। ऐसी काफ़ी बिज़नेस ओनर हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, मार्केटर्स हैं जो मार्केट में आते हैं और कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो ऐसी 3 स्ट्रैटेजी दो जिससे कोई भी जना अपने इंस्टाग्राम को बहुत जल्दी मोनेटाइज़ कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो नंबर 1 तो वही है हमेशा की तरह जो सब लोग बोलते हैं, हुक। यू हैव टू वर्क ऑन योर हुक, क्योंकि हुक सही नहीं है, कोई नहीं देखेगा। तो पहला हुक पे काम करो, स्टार्टिंग का जो 3 सेकंड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हुक पे काम करो। नंबर 2 हुक पे काम कर लिया, उसके बाद आप जो कंटेंट बना रहे हो, उसको ईज़ी बनाओ। इंस्टाग्राम जो है ना, वो फन कंटेंट है के लिए है, वो एजुकेशनल कंटेंट के लिए नहीं है प्लेटफ़ॉर्म। इंस्टाग्राम आप कब यूज़ करते हो? भाई टाइम बच रहा है, चलो यूज़ करते हैं। तो अपने कंटेंट को थोड़ा-सा उस वे में, जैसे उस टाइम पे बहुत से फाइनेंस क्रिएटर्स आए थे स्टार्टिंग में। उन्होंने क्या करा, फाइनेंस को सिम्प्लीफाई कर दिया, थोड़ा-सा कैरेक्टर वगैरह बिल्ड करके करी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ले गए। तो दूसरा ये रिलेटेबल बनाओ, और तीसरा चीज़ आप ये डिसाइड करो आपकी ऑडियंस क्या चाहिए, उसमें कंसिस्टेंट रहो। जैसे यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट चाहिए, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। मैं उसमें दूसरा कंटेंट नहीं घुसाऊँगा। बट ये ध्यान रखना, जो भी ट्रेंड चल रहा है सबको फॉलो नहीं करना है, उसको फॉलो करना है जो हमारे लिए बेटर हो। तो ये 3-4 चीज़ यदि आप अप्लाई करते हो, और कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ है, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक। जैसे आपको एजेंसी बिल्डिंग में काफ़ी टाइम हो गया, एजेंसी राइट, आप चला रहे हो, ऑलमोस्ट 5 टू 6 ईयर्स हो गए। आपकी टीम भी है, आप बाकी जनों के साथ भी काम कर रहे हो। राइट, तो जैसे जो नए जने भी मार्केट में आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, काफ़ी फ्रीलांसर हैं जिनको क्लाइंट नहीं मिलता है। राइट। आप ऐसे 1-2 तरीके बताओ जिससे कोई भी बंदा अपना इनिशियल क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकता है। बेसिकली मैं बात करूँ तो अभी तक तो मैंने एक क्लाइंट रीच आउट करके क्लोज़ किया है, बट बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं सब रेफरेंसेस के थ्रू मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे स्टोरी प्रमोशन लोगों से बात करना करता रहता था। तो वो चीज़ें पहली है कि नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करो। नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, ये 100% सही बात है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आप पैसे कमा पाओगे। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आपके कनेक्ट में होंगे, आप उनको बता पाओगे मैं ये करता हूँ, यदि इससे रिलेटेड कोई काम होगा तो मेरे पास तुम आ सकते हो। तो नेटवर्क बिल्ड करो, वहाँ से फिर धीरे को प्रमोट करने में पीछे मत हटना। मेन लोग क्या करते हैं, उनके पास अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे, दे आर कोचेज़, उनके पास बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट उन्होंने सोशल मीडिया पे शो ही नहीं कर रखा, कहाँ से रिजल्ट आएगा? तो आपको प्रॉपर प्रमोशन कभी नहीं रोकना है, प्रमोशन 24/7 चलता रहना चाहिए। दैट्स व्हाई हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना। हम सोए रहेंगे बट हमारा सोशल मीडिया काम करता रहेगा, हमारी वेबसाइट काम करती रहेगी। तो वो चीज़ आपको अप्लाई करनी है। और अभी जैसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा फास्ट वे में चेंज हो रही है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी कोई एजेंसी बिल्डिंग में आ रहा है, तो उसको किन डोमेन्स में टारगेट करना चाहिए? वो वीडियो एडिटिंग करे, कंटेंट राइटिंग करे या क्या बोलते हैं, कुछ क्या करे वो? बेसिकली आज की डेट में देखो, एजेंसी बिल्ड करना चाह रहा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ वीडियो एडिटिंग एंड नंबर 2 इज़ एआई। ये दोनों ऐसी फील्ड है ना जो बहुत क्रेजी गुम होने वाली है, क्योंकि रीजंस है। इंडिया नहीं, ग्लोबली आप बात करो, क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, एंड हर एक क्रिएटर को एटलीस्ट 2 से 3 एडिटर्स की नीड होती है। जैसे मैं बात करूँ, मेरी एजेंसी में भी एडिटर्स की हमेशा कमी होती है, राइट क्वालिटी एडिटर्स की। एडिटर्स तो बहुत है मार्केट में, बट राइट क्वालिटी एडिटर्स नहीं है।
तो आप यदि एडिटिंग एजेंसी चलाते हो, बहुत अच्छे लेवल पे आप एडिट करके क्वालिटी दे पा रहे हो, तो बहुत चलेगा। नंबर सेकंड इज़ एआई, क्योंकि एआई आज की डेट में ट्रेंडिंग चीज़ है। तो जो भी ट्रेंडिंग चीज़ आ रही है उसको आपको अडॉप्ट करना होगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। इवन वीडियो एडिटिंग भी आप कर रहे हो, तो उसमें भी एआई की हेल्प से कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हो, ज़्यादा बेटर आउटपुट ला सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तब जाके वो बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो वो ये 2 चीज़ मुझे लगती है जो बेटर रहेगी। बाकी जो कॉपीराइटिंग वाली चीज़ें थी या जो वेब डेवलपमेंट वगैरह की चीज़ें थी, तो वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है। अब वीडियो एडिटिंग के साथ-साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा कंबाइन कर सकते हो। आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो, बट ये 2 मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है अभी और रहेगी आगे। अभी आपने जो आपका न्यू स्टार्टअप है जिसमें आप पिछले 6 महीने से करीबन वर्क कर रहे ऑलमोस्ट थे, 1 ईयर हो गए हमारे उस पे काम करते हुए। आपने इनटास्कर को लॉन्च करा। तो थोड़ा-सा बताओ कि इनटास्कर क्या है? क्या उसकी यूटिलिटी है? किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करता है? बिल्कुल। और क्या उसके यूज़ केसेस हैं? बेसिकली ये मेरी पर्सनल स्टोरी है कि जब मैं बिहार में काम कर रहा था, मैंने बताया ना अलग से फ्लैट ले रखा था। वहाँ काम कर रहा था, जो फ्रीलांसर के साथ मैं काम करता था, वो उनके साथ मैं टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहा था, फ़ॉलो-अप्स नहीं कर पा रहा था। मैं मीटिंग्स में बिज़ी हो जाता था, जिसके चलते मैं फ़ॉलो-अप्स नहीं ले पाता था, या मैं कोई काम कर रहा हूँ, दूसरा काम भूल जाता था। ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर बिहार में था, मेरे पास कनेक्शंस नहीं थे उतने, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर मैं जैसे ही दिल्ली आया, मेरे को कुछ अच्छे बंदे मिले, जिन्होंने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कुछ। मैंने भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो जाएगी यदि आगे नहीं भी चली, क्योंकि मेरे को बिज़नेस वाला माइंडसेट था कि भाई मैं कुछ बना रहा हूँ तो आगे सेल करूँगा, पैसा कमाऊँगा। बट कहा कि यदि नहीं भी चलेगा तो मैं खुद यूज़ कर लूँगा। मेरा मंथली काफ़ी लॉसेस हो रहे थे ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। तो वो चीज़ है, इवन मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, बट अलग-अलग चीज़ों के लिए 50 ऐप यूज़ करने पड़ते हैं। एंड उसमें सबका अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो हमारे पॉकेट के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रह जाता है। तो दैट्स व्हाई हमने प्लान किया कि भाई हम लोग खुद का क्यों नहीं बना सकते, हम बाहर की चीज़ों को क्यों यूज़ करें। इवन उस टाइम मेड इन इंडिया बहुत क्रेज़ी चल रहा था भारत के अंदर, सारे लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर हमने स्टार्ट करा बनाना। हमारा फर्स्ट जो सीटीओ था उसके साथ फिर गड़बड़ हुई, हमने 2-3 महीना काम करा। फिर अचानक से वो जो कोड पूरा किया था बहुत ज़्यादा वो मतलब थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल से था, काफ़ी एज भी थी, तो ओल्ड वाली चीज़ें कर रहा था, तो उसके चलते कोड जो था बहुत मेस्ड अप हो गया था। फिर उसको ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स हमें अलग होना पड़ा। फिर मैंने न्यू सीटीओ को हायर करा, फिर हमने काम करना स्टार्ट करा और फिर जाकर अब हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ पर लोग अपनी टीम को, टाइम को मैनेज कर, जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये पॉडकास्ट शूट था। मुझे पता है 10 से 12 में पॉडकास्ट शूट होने वाला है, तो इस टाइम के बीच में जो भी काम होगा मैं इनटास्कर में डाल के आऊँगा। जैसे ही वो टाइम होगा, मेरे एम्प्लॉयी को कॉल चला जाएगा ईमेल के रूप में या नॉर्मल नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि आपको अमर सर ने ये टास्क असाइन करा है और इतने बजे से पहले आपको सबमिट करना है। एंड इतना ही नहीं, हमने इतना तक करा है कि जैसे बहुत सारे टाइम पे होता है फ्रीलांसर लोग धोखाधड़ी बहुत करते हैं। सर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ और एक्चुअल में कुछ और कर रहे होते हैं। तो ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने बिल्ड करी कि मतलब जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी फील्ड, इवन हमने बहुत सारे फ्रीलांसर से बात करी, एजेंसी ओनर से बात करी है, जिनके समझने का ट्राई किया कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही थी व्हाइल बिल्डिंग अ बिज़नेस। इवन स्टार्टअप ओनर्स भी हमारे काफ़ी कनेक्ट में आ गए थे दिल्ली आने के बाद, क्योंकि दिल्ली में हर वीक 2 से 3 इवेंट्स होते ही रहते हैं। हर सैटरडे संडे को कोई न कोई इवेंट होता ही है दिल्ली के अंदर। तो हम इवेंट्स पे जाना स्टार्ट हुए, यहाँ से लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किए। तो फिर लोगों ने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उन सबको एनालाइज़ करके फिर हमने इन टास्कर को बिल्ड करा, ताकि हम लोगों के रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि टूल्स तो बहुत हैं, बट इंडियंस उतने ज़्यादा पैसे पे नहीं कर, इंडियंस क्या, इवन यदि मुझे सस्ती चीज़ें मिल रही है तो इट्स बेटर ना। इवन बेट सिर्फ प्राइसिंग की बात नहीं है। जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में, उसमें बहुत कम ही चीज़ है जो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हमारे अंदर यूएसपीज़ भी हैं और सारी चीज़ एक जगह पे मिल रहा है, जिससे अफोर्डेबिलिटी भी आ रही है। तो दैट्स व्हाई फिर हमने काम करना स्टार्ट करा एंड फिर हमने लॉन्च करा। काफ़ी अच्छा, इवन ऑलरेडी 100+ यूज़र्स हमारे पास ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जो हैपीली यूज़ कर रहे हैं टास्कर को एंड काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं उनके। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन कि जो आपकी ऑडियंस है, हुँ। उससे आप क्या कहना चाहते हो? उनको क्या वैल्यू आपके चैनल के थ्रू मिल सकती है? बेसिकली इस चैनल पे हमारा मोटिव ही यही है कि लोगों को मैं ये चीज़ सिखा पाऊँ कि जब मैंने प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड स्टार्ट करा, तो ऐसे ही हम लोग कुछ भी स्टार्ट नहीं कर देते। वी हैव टू लर्न, हमें उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, बट ऑलमोस्ट लास्ट जब से मेरे मन में आइडिया आया था, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सीख रहा था फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। तो चीज़ें सीखते-सीखते मेरे को काफ़ी आइडिया है कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है। एक बहुत सारे हमने 300+ क्लाइंट के साथ काम करा है, तो एक बिज़नेस जो है सही तरह से कैसे ग्रो करता है। इवन हमने मोर देन काफ़ी पॉडकास्टर के साथ काम किया है, बट मेरे को एक चीज़ हमेशा लगी कि जो पॉडकास्ट है ना,
दिस कैन बी बेटर, इसमें उतनी नॉलेज नहीं मिल पाई है। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस चैनल, ताकि हम लोग को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर सके और चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर सके जो लोगों को समझ में आए। इवन हमारा मोटिव ऐसा नहीं है कि हम किसी नोन पर्सन को अपने पॉडकास्ट में लें। डेफिनेटली यदि कोई सामने से आना चाहते हैं, वेलकम है, हम उनका वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट पे, बट स्टार्टिंग से हमारा यही फोकस है कि वैसे लोग हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, पर उनकी स्टोरी में कोई दम है। वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनमें दम है और वो मार्केट में थोड़ा-सा डिसरप्शन ला सकते हैं या मार्केट में कुछ अलग कर रहे हैं। तो या वैसे लोग जो लोगों को गाइड कर सकते, जैसे बहुत से ऐसे बिज़नेसेस हैं जो 20 से 25 साल से रन हो रहे हैं, बट लोग उनको नहीं जानते। उनकी स्टोरी लोग नहीं जानते। तो उनको हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँगे ताकि जो रियल ऑडियंस है, जो सीखना चाहती है, उनको वैल्यू मिल सके। तो दैट्स आवर मेन मिशन एंड विज़न ऑफ दिस चैनल। पॉडकास्ट काफ़ी सही था। इसमें आप कमेंट डाउन करो कि आपको क्या-क्या इसमें से नॉलेज मिली। नेक्स्ट टाइम हम क्या पॉडकास्ट कर सकते हैं। और थैंक यू अमर भाई आपका आपके ही पॉडकास्ट में। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन माय शो। बाकी गाइस मेन चीज़ ये है, यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हो ना, तो बाकी पॉडकास्ट चैनल की तरह इसको मत ट्रीट करना। इसको आप ऐसा देख सकते हो, ये आपकी एक यूनिवर्सिटी होने वाली है जहाँ से आप एआई, वेब3 या कुछ भी चीज़ नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, जिससे आप मनी बिल्ड कर सकते हो, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो, तब ये चैनल आपके लिए है। बाकी यदि नहीं हो आप इस सब चीज़ों में, डोंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हमें वैसी ऑडियंस चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। बाकी इस पॉडकास्ट चैनल पे वैसे ही लोग आएँगे जो कि आपको मोटिवेट कर सके, आपको बिज़नेस सिखा सके, जो कि आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सके, अपने बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सके, तो वही लोग आएँगे। बाकी आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, हमारी स्टोरी पसंद आएगी। मैंने कुछ बना के नहीं बोला, जो रियल है वही बोला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाकी आप लोग किन-किन गेस्ट को देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।